Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already discussed about the continuing running of time. कि एक बार जब टाइम रन करना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी चाहे तो उसमें सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी हो या इनएबिलिटी हो तो उसका कोई इश्यू नहीं रहेगा. वहां पर ये इश्यू होगा कि वो टाइम जो कंटिन्यू रन होता रहेगा. इसके साथ साथ हमने सेक्शन 10 को भी डिस्कस किया जिसमें हमने डिस्कस किया सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. जो ट्रस्टी होंगे उनके अगेंस्ट कभी भी सूट फाइल कर सकते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होगा. सेक्शन 11 की हम बात कर रहे थे. सेक्शन 11 में हमने डिस्कस किया कि जो सूट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस्ड हैं वो अगर आउटसाइड कंट्री भी हुआ है तो फिर भी उसके अंदर हमारा लिमिटेशन एक्ट लागू होगा. अदरवाइज एक्सेप्शन दे रखे हैं कि अगर मान लो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल जो था वो एक्सटिंग्विश हो गया है या जो पार्टीज डोमिसाइल थी फॉरेन कंट्री की और वो जो उस रूल से गवर्न नहीं हो रहे तो उस मामले में छूट दी गई थी, लेकिन उसके अलावा किसी प्रकार का छूट का प्रोविजन नहीं था. आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 3 दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन. क्या कहता है सेक्शन 12? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग में क्या एक्सक्लूजन है टाइम का? In computing the period of limitation for any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded. जिस जो पीरियड जहां से रिकॉन किया गया माना गया उसे एक्सक्लूड किया जाएगा. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. मान लीजिए यहाँ पर 1 तारीख को 1/3 से जो है 1/3/2021 से अगर कोई टाइम स्टार्ट हुआ है तो ये जो 1 तारीख है इस तारीख को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. दिस वन डेट इज एक्सक्लूडेड. इसको एक्सक्लूड किया जाएगा. तो इसे आप नोट कीजिए कि ये एक तरीका है. सच पीरियड वर्णन का है ना, सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूड, से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. अगर हम नेक्स्ट प्रोविजन की बात करें, नेक्स्ट प्रोविजन डिस्कस कर रहा है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील. देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों की बात हो रही है. इसमें है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील. या तो क्या है कि पीरियड जब आप कंप्यूट करोगे अपील के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और रिव्यू के लिए ऑफ जजमेंट, तो जो डे होगा सबसे पहला है अपील का, फिर है एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील है, फिर है रिवीजन है, फिर है इसमें रिव्यू है जजमेंट का. तो द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट और वाज प्रोनाउंस, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, एंड द टाइम रिक्विजाइट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री, और टाइम जो कॉपी को ऑब्टेन करने में लगा सेंटेंस का, ऑर्डर का, अपील का, फ्रॉम शॉर्ट टू बी रिव्यू और रिवीजन के लिए वो एक्सक्लूड किया जाएगा. ये मैं ऊपर भी एग्जाम्पल आपको लिखवा देती हूँ जिससे आपको इश्यू ना आए. देखिए अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ऊपर वाले में तो मैंने आपको बता दिया था, एग्जाम्पल दे दिया था. इसमें है कि मान लीजिए 1 तारीख को 1/3/2021 को जजमेंट पास हुआ, तो एक तो ये फर्स्ट डेट जो है, ये जो डे है ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, डे एक्सक्लूडेड. ठीक है, तो ये डे. अब मान लो 1 को जजमेंट आया, 2 को नकल के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई और नकल के बाद 10 तारीख को हमें उस नकल की कॉपी मिली. अब 10 तारीख को हमें नकल की कॉपी मिली तो बीच में जो ये 7 डेज है दैट कैन बी एक्सक्लूडेड. जो 7 डे है वो कैन बी एक्सक्लूडेड, इसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. यही बात कर रहा है हमारा क्लोज 2. थर्ड क्लोज बात कर रहा है वेयर डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड, जहां पर कोई डिक्री और ऑर्डर जो है उसको अपील किया गया है, कोई डिक्री है या कोई ऑर्डर है उसको अपील किया गया है, फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यू, या तो उसके लिए रिवीजन लगाई गई है या वो रिव्यू में गया है. और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील, जहां एक एप्लीकेशन मेड है लीव टू अपील की. सबसे पहले आप देखिए डिक्री है, फिर एक ऑर्डर की बात हो रहा है उसको अपील की जा रही है, फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज या रिवीजन फाइल है या रिव्यूड हो रहा है. और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, या लीव टू अपील के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हो, द टाइम रिक्विजाइट द ऑब्टेनिंग अ कॉपी, तो जो ऑब्टेनिंग अ कॉपी है
उसके लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को यहाँ पर क्या माना जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो टाइम, जितना टाइम कॉपी को ऑब्टेन करने में लगा वो जो टाइम है वो जो है एक्सक्लूड किया जाएगा, जो मैंने क्लोज टू में आपको समझाया था। फिर नेक्स्ट है फोर्थ क्लास, कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड अवार्ड, किसी भी अवार्ड को सेट असाइड करवाना है, द टाइम रिक्विसाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड, जो आपने अवार्ड की कॉपी लेने में जो टाइम लगाया उसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विसाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ डिग्री और एन ऑर्डर any time taken by the courts to prepare the decree or order before an application for a copy thereof is made shall not be excluded। क्या कह रहा है ये समझो इसे। ये कह रहा है कि अगर डिले किया है अप्लीकेंट ने, डिले किया है अप्लीकेंट में तो एक्सक्लूड नहीं होगा। अप्लीकेंट का डिले कैसे मानोगे आप, अप्लीकेंट का हम डिले मानते हैं, मान लीजिए एक तारीख, आप कहोगे कि मैं बार बार एक तारीख का एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक को जजमेंट दिया, यहाँ 2 को कॉपी तैयार हुई या 3 को हुई, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 15 दिन निकाल दिए। 15 डेज के बाद जो अप्लीकेंट है वो क्या करता है, वो कहता है जी मुझे नकल चाहिए। अब वो नकल की कॉपी लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है, तो ये जो 15 डेज इस एप्लीकेंट ने वेस्ट किए वो इसमें एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे। ये बात कह रहा है एक्सप्लेनेशन। बाकी मैं शॉर्ट में आपको वर्डिंग लिखवा देती हूँ जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ है इसके अंदर। पहला तो जो कोर्ट्स की ड्यूटी है, कोर्ट्स ड्यूटी टू एक्सक्लूड करने में कोर्ट की ड्यूटी होगी, द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज, यहां तो सबसे पहले तो कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि क्या वो टाइम इतना लगा था, इसको एक्सक्लूड करना चाहिए या नहीं, ये कोर्ट की ड्यूटी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम इनको छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर लिखना चाहें तो पहला क्लोज बात कर रहा है फर्स्ट डे की, जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट जो डे है उस डे की बात हो रही है, फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करेंगे। सेकंड बात कर रहा है डेट ऑफ जजमेंट एक्सक्लूडेड, डेट ऑफ जजमेंट, डेट ऑफ जजमेंट एक्सक्लूडेड हो जाएगा इसमें, ठीक है। थर्ड बात कर रहा है कि जो आप कॉपी ऑफ जजमेंट ले रहे हो, कॉपी ऑफ जजमेंट की बात हो रही है यहां, कॉपी ऑफ जजमेंट की बात हो रही है। फोर्थ बात कर रहा है कॉपी ऑफ अवार्ड की, मान लो कोई अवार्ड की आपने कॉपी लेके आनी है, आपका कोई आर्बिट्रल अवार्ड है, आर्बिट्रेशन का अवार्ड है, उसकी आप कॉपी ला रहे हो, तो यहां पर आएगा कॉपी ऑफ अवार्ड। ये शॉर्ट आप लिख लेना आपके बेयर एक्ट में, जिससे एग्जाम के डेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट बात कह रहा है कि अगर डिले है अप्लीकेंट का खुद का, डिले ऑफ अप्लीकेंट है, अगर जो अप्लीकेंट है जिसने आवेदन किया उसी ने डिले कर दिया, नॉट एक्सक्लूडेड। ये अगर मान लो हर एक अप्लीकेंट का एक्सक्लूड करने लगे तो फिर अप्लीकेंट इसमें डिले करते ही रहेंगे, तो कोर्ट कब तक उन चीज को समझेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक्सक्लूजन की बात हो रहा है, ठीक है। एक चीज मैं और आपको बता देती हूं, ये जो है एक्सेप्शन है, सेक्शन 12, 13 और 12, 13, 14 और 15, 14, 15, 16, 14, 15, 16, these are exception to, किसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू सेक्शन 9, जो ये कहता है कि एक बार रनिंग टाइम स्टार्ट हो गया तो फिर वो नहीं रुकेगा। तो ये है हमारा सेक्शन 12। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 13 बात कर रहा है एक्सक्लूजन exclusion of time in cases where leave to sue
सूट को फाइल करने के लिए आप लीव मांग रहे हो, कोर्ट से परमिशन मांग रहे हो, लीव टू सू और अपील एज ए पॉपर इज अप्लाइड। जहां पॉपर सूट्स की बात हो रही है, जब पॉपर सूट्स है, जो इंडिजेंट पर्सन है, जिसके पास रुपया नहीं है कोर्ट फीस भरने के लिए, वो आपके लिए वहां पर कोर्ट में जो है वो क्या कर रहा है, लीव मांग रहा है। तो वो लीव मांगने में जो टाइम लगेगा वो टाइम भी एक्सक्लूड किया जाएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट और अपील इन एनी केस व्हेन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू अपील एज ए पॉपर, पॉपर्स के लिए जो एप्लीकेशन बनाई और वो रिजेक्ट हो गई है, द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग गुड फेथ, जो टाइम एप्लीकेंट गुड फेथ में वहां वो लड़ रहा था उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। एंड द कोर्ट में on payment of the court fees prescribed for such suit or appeal treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fee has been paid in the first instance। कह रहा है कि यहाँ पर कोर्ट अब क्या करेगी, वो मान लीजिए कि कोर्ट जो है यहाँ पर क्या करेगी, फीस लगाएगी, और जो भी वो सूट फाइल कर रहा था, जो भी वो अपील फाइल कर रहा था, अपील प्रेफर कर रहा था, उसके लिए जो भी उसका कोर्ट फीस लगाने के बाद जिस डेट से वो करना चाह रहा था उस अपील को प्रेफर, वही जो है यहाँ पर माना जाएगा, यानी कि जो बैक डेट से इसे माना जाएगा। तो इसमें आप सिंपल एग्जांपल लिख लीजिए, ज्यादा कुछ इसमें लेंथी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इतना कुछ समझने वाली चीज ही नहीं है। सबसे पहली चीज कि आप जो है पॉपर की बात कर रहे हो, पॉपर मतलब इंडिजेंट पर्सन है, उस व्यक्ति के पास इतना कुछ है ही नहीं कि वो व्यक्ति जो है वहां पर आके ये कहे कि जी अब मुझे जो है मेरे पास कोर्ट फीस नहीं है और मुझे जो एप्लीकेशन लगानी है मुझे जो है इसमें परमिशन दी जाए। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसने 1 अप्रैल 2020 को एक एप्लीकेशन लगाई पॉपर के लिए कि वो जी गरीब है, वो कोर्ट फीस पे नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, मान लो 1/7/2020 को वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो 1/4 और 1/7 के बीच में जो टाइम पीरियड है, 3 मंथ्स का जो गैप है, 3 मंथ्स का गैप जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि बोनाफाइडली वो कर रहा था ना, बोनाफाइडली और गुड फेथ में है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पॉइंट कि रिजेक्शन हो गया है, तो वो जो टाइम टू डिसाइड है ये वाला गुड फेथ में किया, तो वो क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज गुड फेथ होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। अगर मान लो उसे पहले से पता था कि वो जो है उसके पास तो पैसा है देने के लिए और वो दे सकता है, लेकिन वो गुड फेथ नहीं था, अगर उसने गुड फेथ में किया है तो उसका सूट जो है वो रिलेट बैक हो जाएगा वापिस उसी डेट से, जिस डेट से वो स्टार्टिंग में सूट फाइल करना चाह रहा था, उसी डेट से अब वो उसका जो सूट है वो फाइल माना जाएगा। तो ये है हमारा सेक्शन 13। इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में करने वाला कुछ टॉपिक मुझे लगता नहीं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 बात करता है, अगर हम सेक्शन 13 का थोड़ा कंसेप्ट और देखें तो ये साफ तौर पे कहता है अगर कोई व्यक्ति जो गुड फेथ में करेगा ना तो ही वो उसे प्रोविजन में बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आप लिख लीजिए ऑर्डर 33 जो है वो बात करता है इंडिजेंट पर्सन के सूट फाइल करने के लिए, और ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44 सीपीसी के जो है वो प्रोविजन इससे डील करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये प्रोविजन। अब हम नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं क्या है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन। ये आप रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात कर सकते हो। जब प्लेंट का हम 7-10 और 7-11 सुनते हैं ना, 7-10 में जो रिटर्न हो जाता है प्लेंट, रिटर्न होता है। रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या होता है, देखिए अगर मैं रिटर्न ऑफ प्लेंट की आपको बात समझाऊं, मान लीजिए एक व्यक्ति था ए, वो एक कोर्ट में गया बी में। इस कोर्ट में हालांकि उसका जुरिडिक्शन नहीं बनता था, उसने वहां 2 महीने तक केस लड़ा, यानी कि जो सूट फाइल किया। सूट फाइल करने के बाद उसको आगे टाइम मिल गया, 2 महीने वहां उसने केस फाइल किया, 2 महीने लग गए, फिर कोर्ट ने उस सूट को रिटर्न कर दिया। रिटर्न किस में होता है, ऑर्डर 7 रूल 10 में रिटर्न होता है। तो रिटर्न करने के लिए 2 महीने का जो टाइम उसका लगा था ना, ये टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये बात करता है रिटर्न की। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि रिटर्न क्या होता है। तो इसी तरीके से रिटर्न किए हुए सूट में उस मामले में भी क्या प्रोविजन है वो समझ लेते हैं। कह रहा है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, सूट की बात कर रहा है कि कोई भी कंप्यूटिंग कर रहा है, सूट की बात यहाँ पर हो रही है। एनी सूट है टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस एंड अनदर सिविल प्रोसीडिंग। ये बात कर रहा है ड्यू डिलिजेंस की,
उसको पता नहीं था, कुछ ड्यू डिलिजेंस से किया है, उसको यही लगा कि यहीं पर प्रोसीडिंग चलेगी, वेदर इन ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, चाहे वो फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट हो या अपील हो या रिवीजन हो, अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूड, तो वो टाइम जो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सेक्शन 14 में जब हम बात करते हैं, इट हैज बीन इनेक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बोनाफाइड लिटिगेंट, ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द बोनाफाइड लिटिगेंट की बात हो रही है, जो बोनाफाइडली कोई काम कर रहा है। अगर वो बोनाफाइडली नहीं काम कर रहा है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पर हम लिखेंगे बोनाफाइड, बोनाफाइड लिटिगेंट होना चाहिए। कोई जानबूझकर 420 कर रहा है, उस मामले में इसको छूट नहीं मिलेगी। और कह रहा है कि इन द सेम मैटर वेयर द प्रोसीडिंग रिलेट्स टू द सेम मैटर इज इश्यूड एंड प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन ए कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। कह रहा है या तो वहां पे डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो गया हो, उसको ज्यूरिसडिक्शन का पता नहीं था, या उसकी जैसी कोई और प्रॉब्लम हो गई हो, तो उस मामले में जो टर्म है यहाँ पर डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और कॉज ऑफ लाइक नेचर का मतलब है कि जो पहले जो प्रोसीडिंग हुई थी वो कहीं भी डिसमिस नहीं हुई है मेरिट्स पर, और जो प्रोसीडिंग्स है जिसमें वो फेल हो रहा है वो जो है इरेगुलरिटी की वजह से हुआ था। अगर हम अदर कॉज, अदर की बात करें, लाइक नेचर की बात करें, तो लाइक नेचर का मतलब हो जाएगा कि मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। मान लीजिए लाइक नेचर में आप कह सकते हो डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो गया, लाइक नेचर में हम क्या कह सकते हैं, लाइक नेचर को आप कह सकते हो मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज, जहां पर पार्टी को मिस ज्वाइंट किया गया हो। तो यहां मैं लिखवा रही हूं आपको मिस ज्वाइंटर, एग्जाम्पल के तौर पर लिखवा रही हूं मैं आपको, ये मिस ज्वाइंटर हो सकता है, मिस ज्वाइंटर कर दिया हो तो उसको आप लाइक नेचर में कहोगे। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, अब इसके आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखवा देती हूँ। सेक्शन 14 के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं हम। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 14, सबसे पहली चीज सेम पार्टीज। फर्स्ट पॉइंट इज सेम पार्टीज होनी चाहिए। अगर मान लो पहले ए और बी के में बीच में केस चल रहा था, अब जो है किसी और वजह से चल रहा है, तो अगर मान लो पहली बात तो सेम पार्टीज होगी इस मामले में। सेकंड कह रहा है कि डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। सेकंड डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अगर डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होगा तभी जो है उसको वहां पर ग्राउंड मिलेगा। और थर्ड जो है गुड फेथ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट गुड फेथ में होना चाहिए वो काम, अगर उसका कोई फ्रॉड था तो वो नहीं चलेगा। दोनों में, दोनों जो इश्यूज हैं उसमें मैटर इन इश्यू सेम होने चाहिए। मैटर इन इश्यू सेम होना चाहिए। तो ये जो है सेक्शन 14 के इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बेस पर जो है आप कह सकते हो कोर्ट में कि उसको जो है वहां पर उसको सुनने का मौका मिलना चाहिए। तो इस चीज में कहने का मतलब है ये जो टाइम होगा ये टाइम वहां से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड क्लॉज की, सेकंड क्लॉज क्या बात कर रहे हैं, चलो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड क्लॉज कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है, ये सिर्फ एप्लीकेशन पर अप्लाई होगा, ओनली अप्लाई टू एप्लीकेशन। द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटेड with due diligence another civil proceeding whether in a court of first instance or appeal or revision against the same party for the same relief shall be excluded. Here is the important word, that is same party and the same relief shall be excluded. Same party है और same relief है, वही बोनाफाइडली हो रहा है किस मैटर पर, एप्लीकेशन पर, तो उस मामले में एक्सक्लूड किया जाएगा। Where such proceeding is prosecuted in good faith, good faith में होना चाहिए, डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर होना चाहिए, इज अनेबल टू एंटरटेन इट, तो वहां पर उसको एंटरटेन नहीं किया गया होगा। तो उस मामलों में अगर एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो हम ये बात करें अप्लाई ऑन एप्लीकेशन, तो यहां पर अप्लाई ऑन एप्लीकेशन जिसमें एग्जीक्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है।
तो इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? द फर्स्ट इज सेम पार्टी, ठीक है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन होना चाहिए, पहले एप्लीकेशन, सेकंड सेम पार्टी, थर्ड इज सेम रिलीफ, फोर्थ इज डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बेस पर ही वो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज हम उसको जो है इस चीज में शामिल नहीं करेंगे, हम उसमें एक्सक्लूजन नहीं लाएंगे। अब हम करते हैं लास्ट क्लोज। आज हम जो है यही 13 और 14 दो ही सेक्शन करेंगे। तो लास्ट क्लोज इसका कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2। रूल 2 जो है ऑर्डर 23 का जो रूल 2 है सीपीसी का, उसमें कुछ भी क्यों ना हो, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू फ्रेश सूट instituted on permission granted by the court under rule 1 of that order where such permission is granted on the ground that the first suit must fail by reason of defect। कि ऑर्डर 23 रूल 2 में कुछ भी क्यों ना हो, उसके होने के बावजूद भी अगर वो यहाँ पर कोई डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का ग्राउंड कोई व्यक्ति लेता है परमिशन ग्रांटेड के बारे में, तो उस चीज के अंदर कहता है कि ये जो एक्ट है वो अप्लीकेबल होगा। तो सिंपल सा चीज है कि ऑर्डर 23 क्लोज 2 में कहा गया कि बिना परमिशन के वहां सूट फाइल नहीं हो सकता, फ्रेश सूट फाइल नहीं होगा। उस मामले में कहा गया कि अगर मान लो वो कोई व्यक्ति डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से किसी दूसरी कोर्ट में चला गया है, तो वहां पर अगर बोनाफाइडली है, गुड फेथ है, सेम पार्टीज है, सेम रिलीफ है, सेम मैटर इश्यू है, उस मैटर में यहाँ पर उसको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। कहने का मतलब है इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है वो प्रिवेल्स अवर, लिखवा रही हूं मैं आपको, ILA इंडियन लिमिटेशन एक्ट प्रिवेल्स अवर ऑर्डर 23 रूल 2 पर ये प्रिवेल करेगा, यानी कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच अ फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग। जब टाइम को एक्सक्लूड करेगी ना कोर्ट, जो पुरानी सिविल प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वाज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच इट एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड। जो इंस्टीट्यूट किया गया था वो दिन और जिस दिन उसको एंड किया गया था सूट को, दोनों दिन जो है वो काउंट किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब एक्सक्लूड करेगी तो उन दोनों देश को वो एक्सक्लूड करेगी। फिर बात कर रहा है प्लेंटिफ और एन एप्लीकेंट रजिस्टरिंग एन अपील शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसिक्यूटिंग ए प्रोसीडिंग। अगर कोई प्लेंटिफ है, कोई एप्लीकेंट है, वो रजिस्टर कर रहा है अपील के लिए, तो वो भी ये माना जाएगा कि वो प्रोसिक्यूटिंग ए प्रोसीडिंग को प्रोसिक्यूट कर रहा है। मिसजॉइंट ऑफ पार्टीज और कोज ऑफ एक्शन शैल बी डीम्ड टू बी ए कोज ऑफ अ लाइक नेचर। यहाँ पर क्लियरिटी कर दी है कि मिसजॉइंट ऑफ पार्टीज और कोज ऑफ एक्शन जो है वो डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के लिए लाइक नेचर का काम करेंगे। तो आज हम जो है 12 और 13 दोनों को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मैंने अपने हिसाब से जो शॉर्ट पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं वो साथ साथ आप नोट करते रहना और आप रिवीजन भी करते रहना। अकॉर्डिंग टू मी आई हैव डू माई बेस्ट, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, एंड इफ यू वांट टू get more and more videos for your competitive exam, please like my videos and share to your friends also. If you are new on my channel then please subscribe my channel and share to your friends also. कोरोना के इस टाइम में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।